Yes. Okay, so starting with amines. Simple, nice and elegant. Okay. Yes. Okay. अमाइंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने जैसी है, जो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक then probably everything else about amines is very very easy. And that basic is that so far we have studied about all other compounds. हमने HDA की बात की, हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात की, हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की. ऑल दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. इनका डेफिनेशन ही यहीं से चालू हुआ था कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद OH ग्रुप और COH ग्रुप एंड whatever. Amines are different from all these. Why? Yes. So amines are derivatives of ammonia. ये पहली चीज. They are derivatives of ammonia. तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन की जगह हो जाता है नाइट्रोजन. तो पूरा गेम बदल जाता है. वहाँ पर पूरा फोकस था सेंट्रल एटम जो कार्बन था उसके ऊपर कि भाई जब रिएक्शन हो रहे तो कार्बोकैटायन कब बनेगा, कार्बेनायन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये सब चल रही थी बातें. पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं किसकी, अमाइंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम हो जाता है. ठीक है भाई, नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंट्रल एटम. ओके. उसके अलावा इस नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर. ये भी नोट करने जैसी बात है भाई. नॉर्मली नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है. और बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो नाइट्रोजन जो है वो लुईस बेस की तरह काम करता है. तो अमाइंस जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं. ये सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट बात है समझने की अमाइंस के बारे में. ठीक है, तो अमाइंस ये रहे. दे आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया. ये पहले ही लाइन में हमको क्लियर हो गया. बाय अल्काइल और एलाइल ग्रुप. ठीक है भाई. तो एरोमेटिक अमाइंस हो सकते हैं, एलिफैटिक अमाइंस हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट इज ऑल्सो ओके. सबसे इंपॉर्टेंट जो है अमाइंस का बायोलॉजी यानी कि हमारे लिविंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी अमाइंस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हमारे लिए एज हमारे बॉडी के पार्ट कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो amines become amino acids which form proteins, and amines are vitamins. All vitamins are amines. In fact, the word vitamin comes from the word vital यानी कि important. vital amine से शब्द बन गया vitamin. तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई. अच्छा, वाइटल अमाइंस तो थे ही, नो डाउट. अब जो प्रो विटामिन वगैरह जो अब डिस्कवर हो रहे हैं, रिसेंटली जो डिस्कवर हुए, वो अमाइंस के अलावा फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन करते हैं. ये फड्डा है. नाम रख दिया विटामिन, बाद में पता चला कि एक ऐसा भी विटामिन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो नाम चेंज नहीं किया, फिर विटामिन ही बुलाया उसको, वाइट एसिड नहीं बुलाया. ये फंडा है ना. अच्छा, तो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि एड्रेनालिन और इफेड्रिन. पब्लिक ना एड्रेनालिन और इफेड्रिन को कंफ्यूज करती है. एड्रेनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन. इफेड्रिन कंप्लीटली अलग है. ठीक है, वो भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, हार्मोन है, आप बोल सकते हो. एड्रेनालिन, एफेड्रिन दोनों, दे आर बोथ यूज्ड एजेंट्स एज कौन सा, it is also released in your blood to increase the blood pressure. इफेड्रिन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. नोवोकेन, इट्स एन अमाइनो एसिड. इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. मैं तो ये ऑलमोस्ट आपको बोल सकता हूँ कि मैं ये
ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे लिग्नोकेन, नोवोकेन, ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, एंड दोज आर एक्चुअली अमाइंस. मोर प्रिसाइसली दे आर अमाइड्स, नॉट अमाइंस टेक्निकली, बट दे आर अमाइन डेरिवेटिव्स यू कैन से. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके एनेस्थेटिक्स है ना, दीज आर, बहुत डिफरेंस है अमाइन और अमाइड में. देखो RNH2, जब NH2 डायरेक्टली लगा हुआ है R ग्रुप से तो ये अमाइन है, और अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाकर फिर डिराइव करके बनाया है तो ये अमाइड है. समझे? दिस इज अ बेस, ये अभी बताया ना लूज बेस है, एंड दिस इज अ सॉल्ट, क्योंकि ये एसिड प्लस अमोनिया से बना था ना. बहुत जमीन आसमान का फर्क है अमाइन और अमाइड. हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है नो डाउट, बिकॉज नाम में काफी सिमिलैरिटी है अमाइन और अमाइड. तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा अभी. अच्छा, और एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, पिछले इसके पहले वाले चैप्टर में अभी कहा था कि डिटर्जेंट्स की बात की थी. तो वहां पर डिटर्जेंट्स में हम लोग यूज करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. व्हाई? बिकॉज दे फंक्शन एज सर्फेक्टेंट. व्हाट इज अ सर्फेक्टेंट? सर्फेक्टेंट वो होता है, नहीं वो तो डिसइंफेक्टेंट है. सरफेस डिसइंफेक्टेंट अलग होता है. सर्फेक्टेंट वो होता है सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन और सरफेस टेंशन. यस, मेनली सरफेस टेंशन. फ्रिक्शन तो मैंने ऐसे ही लिखा प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि स्मूथ हो जाता है. जैसे ऑयल जो है वो सर्फेक्टेंट का काम कर सकता है. फ्रिक्शन और सरफेस टेंशन बिटवीन टू वेरी क्लोजली एसोसिएटेड सर्फेसेस. तो जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मैंने कहा कि डिटर्जेंट में यूज होता है. तो आप देखेंगे ना, जैसे आप कपड़े धो रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप उसमें ढेर सारा डिटर्जेंट डाल दो पानी में, तो द होल प्रोसेस ऑफ दैट रबिंग टुगेदर बिकम्स वेरी स्मूथ, है ना. वो क्या करता है, वो जो ऑयल या डर्ट लगी हुई ना कपड़े पे, उसके और कपड़े के बीच का जो सरफेस टेंशन उसको कम करता है. तो वो ऑयल तक डिटर्जेंट पहुंचना, सोप के पार्टिकल्स को उस तक पहुंचना और उसको खींच के बाहर निकालना आसान हो जाता है. तो उसको हम लोग सर्फेक्टेंट एक्शन बोलते हैं. उससे ज़्यादा बेहतर अमोनियम सॉल्ट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइंस. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइंस. मैं आगे अभी इसको डिटेल में भी कराऊंगा, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. एक चीज़. दूसरी चीज़, जो आप बायो स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली नीट वालों के लिए तो एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ. सर्फेक्टेंट बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा. हमारे लंग्स में 2 लेयर हैं, ठीक है. लंग तो 3D ऑब्जेक्ट है ना. तो एल्वियोलाई के जो 2 ऐसे लेयर हैं एपिथेलियम के, वो ऐसे चिपके हुए. जैसे आप बाजार से नया फुग्गा खरीद के लाते हो बलून, तो कैसे चिपका हुआ होता है, तो आपको फुगाने में डिफिकल्टी होती है ना. जब पहली बार उसको आप हवा भरते हो आपको डिफिकल्टी होती है. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं हुआ होता, वो लूज नहीं हुआ होता. तो आप क्या करते हो, 2-3 बार उसको ऐसे खींचते हो, मरोड़ते हो और फिर उसमें हवा भरते हो, तो वो ईजी हो जाता है उसको. सो अब क्या होता है, इमेजिन करो, एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट थिंक अबाउट दिस, बट ये आप सोचो, जब बच्चा वूम के अंदर है तो वो पानी मतलब फ्लूइड के अंदर है, तो वो लंग से तो सांस ले नहीं रहा. उल्टा उस समय अगर उसकी लंग काम करने लगे तो वो डूब के मर जाएगा अंदर ही वूम में. लॉजिकल बात है. तो उस समय उसका लंग कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली बंद. और जैसे वो पैदा हुआ, वजाइनल कैविटी से बाहर आया, तुरंत अब उसका लंग फूंकना चालू होना चाहिए. सो नेचर ने लंग्स में 2 लेयर के बीच में एक सर्फेक्टेंट लगा के भेजा है. अगर वो सर्फेक्टेंट नहीं रहेगा ना तो लंग्स की वॉल चिपक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, वो ओपन क्लोज नहीं हो पाएगी. हम जो सांस लेते हैं, हमारी एल्वियोलाई खुलती बंद होती है कंटिन्यूसली. क्यों बंद हो पाती है, क्यों खुल पाती है? सर्फेक्टेंट की वजह से.
अगर सर्फेक्टेंट आपके बॉडी में कम हो जाए तो आपका सांस लेना बंद हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजिकल सिस्टम में। करेक्ट। वो सर्फेक्टेंट जो है वो मुंह के अंदर देखो अपने आप को कंट्रोल रखता है। जब बच्चा पैदा हुआ, जब पहली बार उसको रुलाया जाता है, कभी कभार गले में उंगली डालते हैं, कभी कभार उसको मारते हैं, 3 इडियट्स देखी होगी ना। तो जब उसको स्टिमुलेट करते हो, जब पहली सांस अंदर जाती है तो वो लंग पहली बार खुलता है। तो वही जैसे फुग्गे को पहली बार फुलाते हो ना, उसके बाद हर बार ईजी हो जाता है, लूज हो जाता है। अब वो चालू रहेगा प्रोसेस, जब तक मरेगा नहीं तब तक चालू रहेगा। कितना ब्यूटीफुल है ना। खैर मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया, पर इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने में कोई हार्म नहीं है ना। तो सर्फेक्टेंट का वहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत प्यारा सा रोल है। खैर आपके लंग्स में जो सर्फेक्टेंट होता है उसका नाम होता है DPPC, बड़ा सा नाम है। पामिटिक एसिड का डेरिवेटिव होता है वो, पामिटॉइल क्लोराइड वाला, उसको बोलते हैं। खैर ज़्यादा हो गया, ठीक है, वापस आ जाते हैं औकात पे, 12th के लेवल पे आ जाते हैं, 12th के लेवल पे आ जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो। अच्छा ओके, सो डायazonium सॉल्ट्स ये होते हैं, ये तो बहुत सारी जगह पे हम लोग ने देखे और आगे भी देखेंगे। डायजोटाइजेशन वगैरह रिएक्शन जो हमने पहले एक बार मैंने इनफैक्ट स्किप भी किया था। मैंने कहा था कि अमाइंस में डिटेल में करेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो दे आर इंटरमीडिएट्स इन प्रिपरेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द डाइस। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझे ना, तो एक्सप्लोजिव्स और डाइस ये तो हर जगह आ जाते हैं, ठीक है। चलो अमाइंस की बात करते हैं। तो अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ये तो ऑब्वियस हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सा MCQ पॉइंट हो गया। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया भाई। एंड दीज अमाइंस आर क्लासिफाइड। नो, इसके पहले हमने जो जैसे मैंने कहा अल्कोहल और फिनॉल एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको हम कार्बन के नेचर पे क्लासिफाई करते थे, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कार्बन के हिसाब से। अल्काइल हैलाइड्स को भी हमने कार्बन के हिसाब से क्लासिफाई किया। परंतु यहां पर अमाइंस को अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें, if we want to classify the amines, we have to classify them not by the type of alkyl group that is attached. We have to classify them as per the number of hydrogen of ammonia replaced. अमोनिया की मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया गया, उस बेसिस पर हम अमाइंस को क्लासिफाई करेंगे एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो सेकेंडरी, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो टर्शियरी। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी हो गया। किससे रिप्लेस करेंगे? किससे रिप्लेस करेंगे? R ग्रुप से। हाँ, टेक्निकली वही हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है टेक्निकली, तो घूम फिर के फंडा वही हुआ। मैं आपको ये क्यों बताया अल्काइल ग्रुप पे ध्यान मत देना, ये इसलिए बताया ताकि जो कॉमन मिस्टेक पब्लिक से होती है वो आपसे ना हो। देखो ध्यान से समझो क्या फंडा है, समझते हैं। When I say 1H is replaced by R group, I will say it is RNH2. When I say 2H are replaced, I will say it is RNH R dash. When I say 3 are replaced, you will say RN R dash R double dash. तीनों केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर मेंटेन्ड है बस, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हुआ, ये फंडा है। मैंने ये क्लियरली बोला कि इग्नोर द नेचर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप। व्हाई? बिकॉज पीपल मेक मिस्टेक व्हेन दे डू दैट, पीपल मेक मिस्टेक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं आपको कहूं कि CH3 और NH2 है। फंडा यहां पर ये है कि ये अल्काइल ग्रुप तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, दैट एवरीवन नोज।
कोई गधा भी बता देगा कि हाँ ये तो, हाँ पर ये तो टर्ट ब्यूटाइल अमाइन देख के बच्चे के दिमाग में या अपने दिमाग में ये आता है कि अच्छा टर्शरी है क्या? नो बॉस, ये टर्शरी नहीं है, ये प्राइमरी है। ये देख के बताना, ये देख के नहीं बताना। ये क्लियर कर रहा था, ठीक है। जो आइडिया है वो तो सेम है ना कि हाँ भाई ये एक, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। ये वो फंडा सेम ही था, जो वहां था वो यही है। पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, आप जो मिस्टेक कर सकते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वो ये कि कभी ध्यान नहीं रहा तो अपनी आदत है एल्काइल ग्रुप देखकर लिखने की, तो अपन टर्ट को टर्शरी, सेक को सेकेंडरी बोल देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने हाइड्रोजन के बेसिस पे बताया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, चलो ये नियोपेंटाइल है, तो नियोपेंटाइल देख के इंसान बोलेगा हाँ प्राइमरी है, पर नियोपेंटाइल देख के प्राइमरी नहीं, ये देख के प्राइमरी बोलना है। और यहां पे सपोज मैंने ऐसा किया तो कि ये 2 हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया, एक को मिथाइल से और एक को इथाइल से, तो क्या तीनों ग्रुप प्राइमरी ना? ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, पर अमाइन कैसा है? अमाइन कैसा है? टर्शरी है। हाँ, ये हुई बात समझ, ये बात समझ में आ गई। तो अमाइन तो ये टर्शरी हो गया। भले ही ये ग्रुप प्राइमरी था, ये ग्रुप भी प्राइमरी था, ये ग्रुप भी प्राइमरी था, पर उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। 3 ग्रुप आ गए तो टर्शरी। वो तीनों ग्रुप जो भी हो, कैसे भी हो। हाय हाय, अच्छी चाय। तो अमाइंस का RNH2, ये NH2, ऐसा अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये वाला टर्शरी होगा, ये वाला सेकेंडरी होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। NH2 देख के मेरे को पता चलता है प्राइमरी है, ये वाला NH2 देख के मैंने बताया प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी। क्लियरली दिख जाएगा? हाँ दिख जाएगा, है ना। इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने प्राइमरी कहा, इसको भी मैंने प्राइमरी कर दिया, इसको भी मैंने सेकेंडरी कह दिया, इसको मैंने टर्शरी कह दिया। ये क्लियर है? अब सवाल दिमाग में ये आता है बच्चों के कि सर क्वार्टरनरी कैसे बनेगा जब है ही 3 हाइड्रोजन? जब 3 हाइड्रोजन ही है तो क्वार्टरनरी कैसे बनेगा? तो क्वार्टरनरी ऐसे बनेगा भाई, क्वार्टरनरी ऐसे बनेगा कि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। नाइट्रोजन बड़ा दानवीर बन रहा था कि भाई ये हाइड्रोजन तू ले जा, ये दूसरा हाइड्रोजन कोई और ले जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन कोई और ले जाएगा, तो ये तीनों हाइड्रोजन उसने कर दिए डोनेट। पर अब भी बचा है उसके पास लोन पेयर। तो समझो पहला हाइड्रोजन आके लेके गया C2H5 इथाइल, दूसरा हाइड्रोजन आके लेके गया मिथाइल, तीसरा हाइड्रोजन लेके आके गया बेंजाइल, तो टर्शरी तो बन गया। फिर आए हमारे प्यारे भाई भूखे नंगे हाइड्रोजन, हमारे फेमस गरीब। हाँ, तो अब नाइट्रोजन बोलता है भाई सब तो दे दिया, अब क्या चाहिए? तो हाइड्रोजन बोलता है भाई लोन पेयर बचा है, मेरे को दे दो, है ना। 3 एल्काइल को तो तुमने डोनेट कर ही दिया है, अब मुझे दे दो लोन पेयर। तो ये हाइड्रोजन जो है इसको भूखा नंगा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेचारा प्रोटॉन, मतलब दिस इज जस्ट अ प्रोटॉन, नथिंग एल्स, प्योर प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन आइटम है, वो भी एक प्रोटॉन लेके बस घूम रहा है। अब ये आया इसके पास और ये इसको कहता है कि भाई मेरे को बॉन्ड बनाना है, तो दे दे, लोन पेयर दे दे यहाँ पे। तो नाइट्रोजन बोलता है ठीक है। तो हमने फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में वैसे देखा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन बोलता है ओके भाई देता हूँ। तो टेक्निकली ये क्या बना रहा है उसके साथ? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने से डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। खैर वो बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, but the representation of that will be like this. The representation will be somewhat like this, where you will draw a positive charge and hydrogen. Means ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? नाइट्रोजन के ही थे, तो इसीलिए उसके ऊपर फॉर्मल प्लस चार्ज आ गया।
द इजी वे टू रिमेंबर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 3, उसने थी 3 और उसने बना लिया बॉन्ड 4, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट के बाहर आएगा। मैं मेरी फोटो बीच में आ रही है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। Ideally it should come below the, or rather outside the bracket. It should come something like this. Wait, I'll show you. ये इस तरह का दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें एरो आपको बहुत बार देखने नहीं मिलेगा, मतलब इट इज अंडरस्टूड, तो बहुत लोग क्या करते हैं, एरो नहीं बनाते। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी आ सकता था। हाइड्रोजन गरीब था, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता तो चलता, तो गरीब ही है ना। और नाइट्रोजन तो हमारा दानवीर करंट तो पहले से ही है, लोन पेयर लेके घूम ही रहा है कि आओ ले जाओ। लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल है अमाइंस के सारे रिएक्शंस में, तो इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी अमोनियम। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसने ले लिया, तो ये ऐसा हुआ कि भाई नाइट्रोजन अब लोन पेयर दे तो दिया, पर अब पछता रहा है। क्यों? क्योंकि अब चार्ज आ गया, चार्ज है तो स्टेबल नहीं फील कर रहा। तो क्लोरीन आया, बोला ठीक है भाई, कम से कम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करके बॉन्ड बना लेते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करके हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो अमाइन था उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो वो अमोनियम बन गया। ईएम, केमिस्ट्री का नियम, वो पॉजिटिव है वो ईएम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, कार्बोनियम। ये केमिस्ट्री का नियम है, जो पॉजिटिव है वो नियम है या ईएम है, जो भी है। प्लस जो नेगेटिव है वो आइड है, तो क्लोराइड, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। क्यों? इसमें अमोनियम कैसे टाइप का था, 4 डिग्री का था, तो इसलिए इसको हमने बोला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बात समझ में आई? उसका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप कोई भी हो, 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। हाँ, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, सिर्फ NH4Cl होता तो अमोनियम क्लोराइड बोलते, तो नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड बोलते आप, ये वर्ड नहीं लिखते ना तभी। सो व्हेन समबडी सेज अमोनियम क्लोराइड, आप ये इमेजिन करते हो। व्हेन समबडी सेज क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, तो आप ये इमेजिन करते हो अच्छा 4 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, नाइट्रोजन इज ट्राईवैलेंट। अच्छा, कुछ नया बताया भाई, हमको मालूम नहीं था। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट सबको मालूम है, कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सबको मालूम है। sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी पता है। पिरामिडल ज्योमेट्री है, कैसे पता? 3+1 अरेंजमेंट है ना, 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ये sp3, और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई भाई। बाकी ठीक है, टाइम पास है, वो रीड कर लेना। अमाइंस में बॉन्ड एंगल 108 होता है। अब sp3 में प्रिडिक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड था 109.5, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है आइडियली, बट 28 मिनट्स को 30 मिनट पकड़ लो, तो 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल था एक्सपेक्टेड। परंतु मिला कितना? 107.5 अमोनिया में मिलता है, 107.5 अमोनिया में मिलता है, या 107 ही मिलता है एक्चुअली अमोनिया में देखे तो, क्योंकि वहां पे 3 हाइड्रोजन होते हैं ना। NH3 में कितना होता है बच्चे? 107। और अमाइंस में जनरली देखने मिलता है अराउंड 108 NCERT के हिसाब से। किसमें? कौन से अमाइन? अब ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस से भी अफेक्ट होगा ना, जितने बल्कि ग्रुप लगेंगे उतना मॉलिक्यूल श्रिंक और रिपेल वगैरह सब करेगा।
हाँ हाँ, बट एमसीक्यू में आता है ना कि भाई ट्राई मिथाइल अमाइन का बॉन्ड एंगल क्या है, तो आंसर है 108। 108 उपनिषद भी होते हैं अपने इसमें, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, वैसे याद रख लो। खैर, तो अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी। अब ये रेपिटेशन अब बहुत पका हुए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कितने हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस किए बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप इन द अमोनिया, एक हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया पूरा, मैं दोबारा नहीं मार्क कर रहा, सब आराम से पढ़ो, मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर जैसे हमने ईथर में देखा था सिंपल ईथर मिक्स ईथर, याद है, वैसे ही अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो, सेम एल्काइल ग्रुप हो तो सिंपल, और अलग अलग डिफरेंट हो तो मिक्स्ड, ये भी ठीक है भाई। आर और आर डैश जब सेम होंगे तो सिंपल, और अलग अलग होंगे तो मिक्स्ड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमाइंस का नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम में तो एकदम स्टैंडर्ड है, जैसे बाकी सबका है वैसा ही है, जैसे अल्कोहल का है, एचडीए का है, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ जी, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो जैसे कि एक एग्जांपल के साथ करते हैं ना, इजी समझ में आएगा। CH3NH2, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ले, तो इसका नाम हो जाएगा मीथाइल अमाइन, क्योंकि ग्रुप का नाम है अमाइन और एल्काइल ग्रुप का नाम है मीथाइल, तो बन गया भाई मीथाइल अमाइन है। 2 कार्बन होते कॉमन में, 2 कार्बन होते तो इथाइल अमाइन। अच्छा बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे 3 कार्बन हो गया तो एन आइसोनियो लिखना चालू करना पड़ेगा, ये तो बेसिक है यार, ये याद रखना पड़ेगा। 3 कार्बन हुआ तो अब सिर्फ प्रोपाइल लिख के नहीं चलेगा, अब या तो एन या तो आइसो या जो भी है, एन आइसोसेक जो है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एन प्रोपाइल अमाइन। तो चौथा क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ये तो इजी हो गया। अच्छा ये सारे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, कैसे? सारे प्राइमरी है, सब में NH2 लगा हुआ है यार, ये ध्यान देना। बच्चे क्या बोलते हैं, सर आइसोप्रोपाइल तो सेकेंडरी होता है। अरे वो ग्रुप, वो एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है, अमाइन कैसा है भाई? हाँ, और क्या बोलेंगे, अमाइन ही बोले, और क्या बोले। अच्छा अब IUPAC में देखते हैं, इसी का नाम IUPAC में क्या है, इसको आप लोग आयुपैक बोलते हो, है ना। IUPAC लॉन्गेस्ट चेन क्या थी, 1 कार्बन, मीथेन, तो मीथेन था, ग्रुप का सफिक्स है अमाइन, ई और ए बाजू में नहीं आ सकते तो ई को हटा दिया, तो ये अमाइन को यहां लगा दिया, तो मीथेनामाइन, इजी। तो इसका नाम तो इथेनामाइन, अब एकदम चिंदी हो गया, अब फटाफट लिख रहोगे तो प्रोपेन, लेकिन अब नंबर लिखना पड़ेगा भाई, जैसे वहां पे एनआईसो आया 3 कार्बन से, तो यहाँ नंबर भी आएगा ना, बस ये बात समझ लेनी है। प्रोपेन 1 अमाइन, ये प्रोपेन 2 अमाइन, एकदम इजी, आसान तरीका। तो यहां क्या प्रूव हुआ कि भाई इनका नाम था एल्कान अमाइंस। एल्केन का आखिर का ई हटाया और अमाइन लगाया, क्योंकि ई और ए साथ में नहीं आ सकते। बढ़िया, अच्छा है, गुड। सो एल्कानामाइंस इनका नाम हो गया। अच्छा, डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई विद द वर्ड अमाइन एटसेट्रा एटसेट्रा, हो गया, सब टाइम पास है, छोड़ो। 2 अमाइन होते तो डायमाइन, 3 होते तो ट्रायमाइन, कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, ठीक है। हाँ
तो ये प्रीफिक्स में कब आएगा? अमाइनो, इसका प्रीफिक्स आएगा अमाइनो। तो इसके बाप लोग हैं ना ऊपर बैठे हुए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, सब इसके बाप है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो उनमें से कोई भी आ गया तो ये पीछे ये आ जाएगा प्रीफिक्स में। अच्छा, वैसा भी एग्जाम्पल करना है, वैसा भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। बच्चों को उत्सुकता रहती है ना कि अच्छा हाँ सर ऐसा हुआ तो सर ऐसा हुआ तो ऐसा, सर अमाइन को डब्बे में डाल के ट्रेन में डाल के ऊपर भेजा तो क्या होगा सर? कुछ अलग अलग सोचते बच्चे। चलो ठीक है अच्छा है, लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ वो अलग बात है, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन आना चाहिए और क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये दिमाग में आया कि चलो भाई अब ऐसा कंपाउंड है जहाँ अमाइन भी है, जस्ट फॉर फन विल पुट क्लोरीन ऑल्सो, एंड फॉर सम मोर फन विल पुट कीटोन ऑल्सो, एंड जस्ट फॉर सम मोर फन विल पुट हाइड्रोक्सी, एंड देन विल पुट अमाइन हियर। और अमाइन भी हम बनाएंगे सेकेंडरी बना, प्राइमरी पहले प्राइमरी बना के देखते हैं। फंडा सिंपल है एक्चुअली, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये हो गया एन, और लास्ट में हम लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम तगड़ा। ठीक है, अब इसका अगर अच्छा इसका कॉमन नेम तो है ही नहीं, फालतू छोड़ दो। आयुपीएसी की बात करते हैं। तो आयुपीएसी बोलता है भाई कि एसिड और अल्डिहाइड दोनों टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल ग्रुप तक हमको, हाँ तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम हो गए। बाय डिफॉल्ट एसिड को नंबर 1 मिलेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई साइड वाइड कुछ देखनी नहीं, कौन से साइड क्या साइड, कुछ नहीं। एसिड बोलेगा भाई मैं बड़ा नंबर ही लेके जाऊंगा, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला हूं, दादा है ना एसिड। तो ये तो हो गया 8, मतलब ऑक्टेनोइक एसिड तो ठीक है, ऑक्टेनोइक एसिड तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 पे ही आ गया। अच्छा, तो अब एसिड बन गया सफिक्स, तो बाकी जितने चिंटू पिंटू थे सब बनेंगे प्रीफिक्स। अब चिंटू पिंटू में भी आपस में झगड़ा है प्रायोरिटी का। अल्कोहल बोलता है क्लोरीन तो पहले ही सरेंडर है, बोला भाई मैं तो टाइप 2 वाला हूं, मैं तो गलती से आ गया हूं। तो बोला भाई मेरी तो औकात ही नहीं, आप लोग छोड़ दो, चलो ठीक है आप लोग आपस में देख लो अपना। हाँ, इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखोगे, पर नंबरिंग जो प्रायोरिटी की होती है हमेशा, अब यहाँ पर तो वो भी नहीं करनी नंबरिंग, वो प्रायोरिटी कुछ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि भाई प्रीफिक्स में आगे सारे, अब सबको एक कैटेगरी में रख दिया। तो क्लोरीन बोला भाई मजा आया, एसिड भाई की वजह से हमको मजा आया, क्योंकि आज अल्डिहाइड और अल्कोहल और अमाइन और कीटोन भी हमारी कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब आगे सब प्रीफिक्स। तो अब करना क्या है कि अल्डिहाइड को फॉर्माइल लिखना है, इसको लिखना है कीटो, इसको लिखना है क्लोरो, इसको लिखना है अमाइनो, और इसको लिखना है हाइड्रोक्सी। तो इन सब में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला आता है अमाइनो, बस इतना करना है। अमाइनो के बाद आता है क्लोरो। देखो लिखने का तरीका ये सबसे आसान है, इसमें कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं है। क्लोरो, फिर आता है फॉर्माइल एफ, फिर आता है, अच्छा इसमें बहुत बच्चे आके हमेशा सवाल करते हैं सर कीटो लिखूं कि ऑक्सो लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में ही आएगा ना बेटा। कीटो लिख ले, हाइड्रोक्सी लिख ले, उसके बाद कीटो लिख ले, चल बोलो। हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख ही रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाइनो कौन से नंबर पे था, बस नंबर लिखते जाओ, आंसर अपना आ गया। 2 पे अमाइनो था, 6 पे क्लोरो था, 8 पे फॉर्माइल था, फिर 3 पे हाइड्रोक्सी था, फिर 4 पे कीटो था, और ऑक्टेनोइक एसिड था। बस इतना बड़ा तो आएगा ही नहीं यार, जेई में भी नहीं आएगा, इससे बड़ा क्या ही आ जाएगा नीट में। ठीक है खैर, तो अमाइनो प्रीफिक्स बन जाएगा इन दैट केस, और बाकी सब भी प्रीफिक्स ही बनेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। सबसे सिंपल एग्जांपल ऑफ अराइल अमाइन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अराइल अमाइन, क्योंकि इसको हम लोग CH5NH2 को हम लोग बोलना चाहिए फिनाइल अमाइन, या इसको, हाँ इसको IUPAC में बोलना चाहिए अमाइनो बेंजीन आइडियली, या फिनाइल अमाइन बोलना चाहिए कॉमन में, पर ये अपने पुराने नाम से जाने जाते हैं। और ये भाई बोलते हैं कि भाई आई विल बी नोन एज एनिलीन। जैसे सौरव गांगुली को सौरव गांगुली कोई नहीं बुलाता, उसको दादा ही बुलाते।
तो वैसे भाई इसको एनिलीन ही बुलाना है ना। मुझे तो लगता है सौरभ की मम्मी उसको दादा ही बुलाती होगी, इतनी आदत हो गई लोगों को। तो हम्म। हाँ वैसा है। हाँ ओके। सो यहाँ पर अराइल अमाइन में एनिलीन याद रखना, एनिलीन भूलना नहीं है। इसके साथ में कंफ्यूज करते बच्चे एनिसोल, वो OCH3 है, वो ईथर में पढ़ा था हमने, ठीक है। एनिसोल एनिलीन में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एनिलीन, ये रहा एनिलीन, ठीक है। तो अब नॉमेनक्लेचर बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ इस ये सारे, अगेन मैं ये बार बार कहता हूँ, आपको बोलते रहता हूँ कि अगर नीट में अच्छे नंबर लाने, NCERT के ये सारे टेबल उठाकर एक बार रीड करो प्लस प्रैक्टिस करो। इसको लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीट वाले तो तकलीफ उठाते ही नहीं नया सवाल बनाने के। इन्हीं में से कोई उठा के दे देंगे नॉमेनक्लेचर में, एक्चुअली इसी में से उठा के देंगे, और इससे ज़्यादा वो मेहनत करते नहीं। तो जैसे कि हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी नाइलॉन, अभी थोड़ी देर पहले नाइलॉन, मतलब पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में नाइलॉन की बात की थी। वहाँ पे बोला था एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड के साथ ये भी मिल, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन जब मिलते हैं तो बनता है नाइलॉन। ये याद रखना, आगे काम आएगा। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जब मिलता है तो बनता है नाइलॉन, यानी कि पॉलीमर, नाइलॉन की रस्सी। एलाइल ग्रुप है, देखो यहाँ पे ये एलाइल ग्रुप है, तो एलाइल अमाइन, ठीक है। अच्छा, हमने अल्कोहल में भी देखा था एलाइल अल्कोहल, है ना। ये सब कॉमन चीज़ है, ये कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। जब मैं सेकेंडरी अमाइन का IUPAC नेम लिखने जाता हूँ, किसका, सेकेंडरी अमाइन का, ये भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नोट करना। जैसे कि मैं अगर सेकेंडरी अमाइन का IUPAC नेम लिखने जाता हूँ, कॉमन भी लिख लेते हैं, IUPAC भी लिख लेते हैं। कॉमन तो कीटोन या ईथर जैसा ही है, जैसे कि ये इथाइल, मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या इसमें मेटामेरिज्म दिखेगा? हाँ, मेटामेरिज्म दिखेगा, है ना। खैर वो आगे की बात है, वो आगे हम लोग आइसोमर्स में डिस्कस करेंगे, बट मेटामेरिज्म इसमें दिखेगा। इसका IUPAC नेम यदि मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इसमें मैं कहूंगा कि लॉन्गेस्ट चेन ये रही 2 कार्बन की, बरोबर है। तो इथेनामाइन तो ये हो गया, ये तो इजी हो गया सर। हाँ, पेरेंट चेन, उस पर अमाइन सफिक्स में लगा दिया, इथेनामाइन। 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, इथेन 2 ही कार्बन का होता है। पर उसमें ये जो साइड से ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे लगा हुआ है, N पे लगा हुआ है, इसको कैसे दिखाऊंगा? तो मैं इसको बोलूंगा N, यानी कि नाइट्रोजन पे लगा हुआ है मिथाइल, समझो, N मिथाइल इथेनामाइन, ऐसा है फंडा, N मिथाइल इथेनामाइन। ठीक उसी तरह अगर मुझे टर्शरी लिखना है तो ये अब एग्जांपल आपको बड़ा इजी लगेगा, ये वाला। यहां पर एक इथाइल लगा हुआ, यहां पे एक इथाइल लगा हुआ, यहां पे एक ब्यूटाइल लगा हुआ है, देखो। तो ये डाई इथाइल ब्यूटाइल, ऐसा है ना, डाई इथाइल, 2 इथाइल और ब्यूटाइल, अल्काइल ग्रुप के हिसाब से बोलूं तो। अल्काइल ग्रुप के हिसाब से बोलो, अच्छा डी पहले आता है अल्फाबेटिकल में, बी बाद में आता है, नहीं, उल्टा है ना। ब्यूटाइल डाई इथाइल होना चाहिए, समझ रहे हो? बात समझ में आई? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे NCERT पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर ब्यूटाइल डाइथाइल लिखना चाहिए था, ना कि डाइथाइल ब्यूटाइल। और अगर आप ये लॉजिक भी देखो कि अगर आप इथाइल का काउंट करो तो भी उस हिसाब से ब्यूटाइल पहले आना चाहिए। बात समझ में आ रही? अरे वो IUPAC में ये कॉमन नेम है ये कॉमन नेम है यार। हाँ, IUPAC में तो लिया ना हमने लॉन्गेस्ट चेन, IUPAC में, हाँ IUPAC में ही NN वाला मेन यूज करना है। एक्चुअली ये NN वाला जो फंडा है ना, ये कॉमन नेम में आपको नहीं देखने मिलेगा, IUPAC में करना है। IUPAC में जो NN है ना, जैसे अपन नंबरिंग करते हैं कि सेकेंड पे मिथाइल लगाया, थर्ड पे ये लगाया, फलाना लगाया हुआ है, वैसे यहाँ पे N पे मिथाइल लगाया है, N पे ये लगाया, ऐसा बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ करेक्ट।
तो डीएनए में भी, या डीएनए छोड़ो, उससे अच्छा तो प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन में भी तो एक बेसिकली अमाइनो एसिड है, अमाइन का ही डेरिवेटिव है। तो उसमें एक कार्बन टर्मिनल होता है, एक नाइट्रोजन टर्मिनल होता है। तो नाइट्रोजन टर्मिनल पे जो लगा है आप उसको एन से बोलते हो कि हाँ भाई ये एन वाला बॉन्ड है। मतलब क्या है उसका? मतलब तो यही हुआ ना। सो यहां पर एन एन डाइथाइल ब्यूटान 1 अमाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से नाम लिखने हैं, बड़े इजी नाम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एनिलीन का दूसरा नाम बेंजीन अमाइन भी है। अमाइड मत लिख देना गलती से, अमाइन है, देखना मैंने फ़र्क समझाया अमाइन और अमाइड में, ठीक है। बेंजीन रिंग विद अमाइन और क्या बोलते हैं, CH3 वाला टोलुइन है, NH2 वाला एनिलीन है, दोनों को मिला के वो लोग ने बना दिया टोलुडीन, ठीक है। और IUPAC तो इजी है, 2 मिथाइल एनिलीन, ऑर्थो है तो 2 मिथाइल एनिलीन, मेटा है तो 3 रहेगा, पैरा है तो 4 रहेगा, ठीक है। अब इजी हो गया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आते हैं अमाइंस के प्रेपरेशन पे। अमाइंस का करते हैं प्रेपरेशन, ठीक है। चलो, अब अमाइंस के प्रेपरेशन में we'll talk about the reduction first. Amines method of preparation. First we'll talk about reduction of nitro compounds. Reduction of nitro compounds. बहुत सिंपल चीज़ है यार, बहुत ही आसान है। देखो, RNO2 मुझे इसको किस में चेंज करना है, सोचने की बात है। अच्छा, बहुत सारे बार आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ ही होता है कि हमने रिएजेंट लिखा, प्रोडक्ट हमें मालूम है क्या बनाना है, बट हम वो भूल गए। हमने रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है पता है, सबस्ट्रेट लिख दिया, रिएजेंट भूल गए सर, याद नहीं आ रहा। रिएजेंट रट्टा मार के गए थे, याद नहीं आ रहा। तो उसकी एक ट्रिक बताता हूँ, समझो ये मुझे नहीं मालूम, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को नहीं याद आ रहा, चलो ये गायब हो गया। मुझे उसने बोला एग्जाम में, ये थियरी, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, थियरी पेपर पूछ लिया या MCQ में भी पूछ लिया, हाउ टू कन्वर्ट मिथाइल नाइट्रेट, मतलब ये जैसे नाइट्रोमीथेन, हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन इनटू मिथाइल अमाइन, ये पूछ लिया उससे मेरे से। और मैं अब कंफ्यूज हो गया कि यार क्या करूं। थोड़ा दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, थोड़ा इसमें एनालिसिस करते हैं दिमाग लगा के। करना क्या है, ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन चाहिए। ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो ऑक्सीजन निकालने का मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन लगाने का मतलब भी रिडक्शन। 2 बार ऑक्सीजन निकालना है या 2 बार हाइड्रोजन लगाना है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वीक चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए भाई, कॉमन सेंस। अगर एक ही बार करना होता तो वीक लेते ना, 3 ही तो हमारे पास वो ऑप्शन थे ना, चिंटू मिंटू वाले, सिलेक्टिव वाले, LiLH4, फिर H2 इन PDBSO4, लिंडलार्स, कैटलिस्ट, वो सारे इतने डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। वहां पे भी लॉजिक लगाया था, रट्टा कहीं नहीं मारा, यहाँ पे भी लॉजिक लगा रहे। तो हमको पता है भाई अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए हमको, हाइड्रोजन बहुत सारा, ढेर सारा चाहिए, तो लगा ना हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, रैनी निकल, आ जाएगा आंसर। तो फिर तो दुनिया जान की कोई भी चीज़ ले आए वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की भी काफ़ी सप्लाई है इसमें, और प्लैटिनम पैलेडियम बढ़िया सा हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एड्जॉर्प्शन के लिए कैटलिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो बस सिंपल सा लॉजिक है। क्या करेंगे, इसको 2 बॉन्ड को तोड़ के इसको 2 हाइड्रोजन देने, हाँ कि ना, और इस बॉन्ड को तोड़ के भी इसको 2 हाइड्रोजन देने, क्योंकि H2O, ऑक्सीजन बोलता है भाई मैं जाऊंगा एक ही शर्त पे, मुझे 2 हाइड्रोजन ला के दे, H2O बन के निकलूंगा, उसके पहले नहीं जाने वाला। सही बात है। तो ये ऑक्सीजन बोलता है भाई मेरे को 2 हाइड्रोजन चाहिए, बोलता है मेरे को 2 हाइड्रोजन चाहिए, फिर वहां से वो नाइट्रोजन बोलता है भाई मैं तो अमाइन बनने आया था, 2 हाइड्रोजन तो मेरे भी बनते। तो बोला अच्छा ठीक है,
प्रसाद बट ही रहा है, इसके दो और अमाइन के लिए 2, कितने हुए? 6 हाइड्रोजन तो चाहिए कम से कम, मतलब 6, हाँ 3H2, 3 मोल यानी कि 6 हाइड्रोजन एटम चाहिए। बस आ गया आंसर यार, RnH2 + 2H2, खत्म हो गई बात। तो ऐसा कोई भी रिएजेंट जो 6 हाइड्रोजन सप्लाई कर दे हमको चलेगा, बोलो हाँ कि ना। और ऐसे पूरे आपके पूरे सिलेबस में 2 ही तो रिएजेंट है, एक HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है ये हाइड्रोजन इन प्लैटिनम और पैलेडियम और रैनिक, कल बात ही खत्म हो गई यार। और तीसरा एक किया था हमने स्टीफन रिएक्शन में, टिन इन HCl, वो भी 6 हाइड्रोजन सप्लाई करने का कैपेबल था। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। हाँ जी बोलो। मेटल इन एसिड, यस, तो टिन इन HCl है हमारे पास, ऑप्शन है टिन इन HCl, देगा वो भी ढेर सारे हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखो अब बिना रट्टा मारे हमारा लॉजिक सही बैठा कि नहीं बैठा। हाइड्रोजन विद पैलेडियम और टिन विद HCl और आयन विद HCl, बोलो एकदम सही बात है कि नहीं? कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस था यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इजी, आसान है। इसको फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं वो लोग जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट, फलाना ढिमचा इफेक्ट, कुछ नहीं है, लॉजिक पे है। हाँ ये नहीं कि एकदम हर चीज़ एकदम, कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं केमिस्ट्री में, नो डाउट, बट कितनी, 2-4, बाकी सबको तो लॉजिक से सॉल्व कर लो। तो एग्जाम्पल लिख दें, C6H5NO2 प्लस, अच्छा यहाँ पे अच्छी आदत, ये आदत पहले से डाल लो ना 3H2 लिखने की। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, एरो पे लिख के देते हैं ऐसा, तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, बट आप अच्छी आदत डालो पहले से, आप लिखो इसके साथ में 3H2, तो आपको ये पता रहेगा कि यहाँ पे रिएक्शन आखिर में हो क्या रहा है। और NCERT वाले खास करके बाय प्रोडक्ट भी नहीं लिखते, तो आपके दिमाग में और कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा ये ऑक्सीजन गया कहाँ। बच्चे भाई कई बार सवाल लेके आते हैं मेरे पास, सर ये ऑक्सीजन कहाँ गया, 2 ऑक्सीजन गए कहाँ? तो भाई यहाँ 2H2 है। तो इससे कुछ क्लैरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। हाँ जी, ज़्यादा करके कैटलिस्ट आपको ग्रुप डी के मेटल्स मिलते हैं। देखो पैलेडियम है, आयन है, ये लोग पार्ट नहीं लेते जल्दी। डी ब्लॉक के कैटलिस्ट को पहचानना है, डी ब्लॉक का मेटल ढूंढो, जल्दी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये सिर्फ वहाँ पे हैं, ये देखने आए, ये स्पेक्टेटर है, ये उंगली, ये वो लोग हैं जो सड़क पे 2 लोग लड़ रहे हैं और तीसरा उंगली करता है ना कि अरे मार उसको, मार मार, ये वो है। कैटलिस्ट का काम है इनका कि ये रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये हाइड्रोजन को बोलेंगे जा अटैक कर यार, रुका क्यों है, ठीक है। सो कैटलिस्ट का काम ही वही है यार, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो तो और अच्छा, माशाल्लाह एकदम रिएक्शन मस्त हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएशन होगा रिएक्शन का जल्दी बिकॉज ऑफ एसिडिक कंडीशंस। क्यों? क्योंकि FeCl2 अगर हम यूज़ करें, जैसे यहाँ पे FeCl2 इन्होंने Fe+HCl दिया है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए आसान हो जाएगा। वो ठीक है, खैर उतना ये रेलिवेंट नहीं है। बस नाइट्रो को रिड्यूस करो तो अमाइन बनेगा, ये फंडा दिमाग में याद रखना है। कौन सा अमाइन बना? प्राइमरी बना, प्राइमरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बना प्राइमरी अमाइन। एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों, एलिफैटिक भी बन सकता था, एरोमेटिक भी बन सकता था। झगड़ा इस चैप्टर में मेन इसी बात पे होता है कि कहाँ पे कौन सा अमाइन बनेगा, प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्शियरी, पहली बात। दूसरा, भाई इस मेथड से एलिफैटिक प्रेफर्ड है, इस मेथड से एरोमेटिक बनेगा प्रेफर्ड है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। इस चैप्टर में मेन पंगा यहाँ है, तो उसके ऊपर शुरू से ही ध्यान देंगे हम लोग। हाँ, तो हर एक इसमें रिएक्शन में अपन लिखते जाएंगे कि भाई इसमें क्या बनने वाला है। अच्छा, इसमें प्राइमरी बन रहा है, एलिफैटिक भी बन रहा है और एरोमेटिक भी बन सकता है। ये मैंने एरोमेटिक ही बनाया इफ यू सी। अच्छा, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस को आप सिर्फ अमोनोलाइसिस नहीं बोलोगे, आप इसको हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस बोलोगे। ये आप अगर नोटिस करो, ये मैंने आपको HDA चैप्टर में ऑलरेडी करवा दिया है। इट इज़ हाँ,
it is a nucleophilic substitution reaction where continuously hydrogen of the ammonia keeps getting replaced with alkyl group. Hydrogen of ammonia keeps getting replaced with alkyl group. जिस तरह एल्केन का हाइड्रोजन डायरेक्ट क्लोरीनेशन में रिप्लेस हो रहा था, ठीक उसी तरह फर्क ये है कि वहां पर जब आप लोग डायरेक्ट क्लोरीनेशन पढ़ते हो तो वहां पर चेन रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और यहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से. तो यहां पर नोट करने जैसी चीज है, ये रही देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, NH2 माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, उल्टा Cl माइनस जाएगा, NH2 माइनस आएगा. तो ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं इसको. मैंने आपको 10 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखवाए थे, उसमें से एक ये था. तो यहां पर है हमारे पास RX प्लस HNH2 अमोनिया, HNH2. तो अब मैं ज़्यादा इसके फालतू के डिटेल में नहीं जा रहा, ये HX निकल जाएगा, RNH2 बनेगा. ये इजी है, सब कुछ पता है सबको. ये जनरली अल्कोहलिक मीडियम में होता है. ठीक है, जनरली अल्कोहलिक, अमोनिया के ज़्यादातर रिएक्शन आपको अल्कोहलिक मीडियम में मिलेंगे. ठीक है, इनफैक्ट ये लोग ने लिखा ही नहीं है एक्चुअली यहाँ पर. ठीक है, बट इट इज कैरिड आउट इन अ सील ट्यूब. अमोनिया गैस है यार, उड़ जाएगी, है ना. तो ये तो ऑब्वियस, तो इसमें कोई बड़ा ये नहीं है. बच्चे इसके बारे में भी सवाल लेंगे, सर सील ट्यूब क्यों सर? ठीक है, सील ट्यूब गैस है यार, क्या कर रहे है ना. तो देखो, तो RNH2 ओके, HX, अब यही रिपीट होता जाएगा. तो RNH R डैश RN R. अच्छा, अगर मैं एक ही एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं तो R डैश तो नहीं आएगा ना, R ही आएगा. ये मेन है. मेन मतलब बहुत सिंपल चीज है बट इंपॉर्टेंट है समझना. तो मैं अगर कह दूं कि मैंने ये एक्सेस में ले लिया तो रिप्लेस होते रहेगा. कब तक? जब तक इसके सारे हाइड्रोजन एग्जॉस्ट ना हो जाए और लोन पेयर भी ना खींच ले. हाँ, ये नहीं भूलना, लोन पेयर. तो R N R R R प्लस चार्ज, और ये X था ना, ये X बोलेगा भाई हाँ एल्काइल से नाता तोड़ दिया, कम से कम यहीं सेटल करा दो यार, यहीं सेटल हो जाता हूं. तो जैसे अगर मैंने यहां से इथाइल क्लोराइड से चालू किया था और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, तो आप बोलोगे फाइनल क्या बनने वाला सर? मैं गेस कर सकता हूं, ऑलरेडी गेस कर लोगे आप फटाक से. सर बनेगा C2H5N प्लस Cl माइनस. समझ में आ गया? C2H5 4 टाइम्स N प्लस Cl माइनस. इसी को हमने बोला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. अच्छा, इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे, बट इसका IUPAC नेम लिखने बोला किसी ने, तो इसको बोलेंगे NNN ट्राई इथाइल, है ना, इथेनामाइन का डेरिवेटिव है. अगर ये नहीं होता तो अमोनियम नहीं, तो ये ट्राई इथाइल इथेनामाइन का डेरिवेटिव अमोनियम है. समझे? ऐसा फंडा है. अगेन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज है. ठीक है, तो फाइनल, हाँ जी, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आपको इसमें प्राइमरी सेकेंडरी, अब इसमें हाँ, इसमें अब नोट करने जैसी बात क्या है, तो प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, क्वाटरनरी बना, मिक्सचर बन गया. तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि रुका नहीं पाते फर्स्ट प्राइमरी पे, मिक्सचर बनता है ना. तो अच्छा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो यहाँ मतलब मैं अपने मन से, केमिस्ट्री मेरी बनाई हुई तो है नहीं, ऐसा तो मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ. मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो किताब में लिखा है, सिर्फ सिंपल भाषा में. तो देखो यहाँ पे मैंने अभी जो बोला एग्जैक्टली ये यहाँ लिखा हुआ है. क्या लिखा है? अमोनोलाइसिस हैज डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग मिक्सचर. पर इसको थोड़ा सा, इस प्रॉब्लम को पार्शियली सॉल्व किया जा सकता है
जो मैंने कहा था शुरुआत में कि भाई शुरुआत में मैंने ये देखा कि मेरे पास एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो मजा आएगा, पर अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो और मजा आएगा। तो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI, RBr, RCl, ये तो सभी को मालूम है। आयोडीन हमेशा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। फ्लोरीन तो कहीं पिक्चर में नहीं है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, है ही नहीं, इतना कम रिएक्टिव है, पूछ ही नहीं रहा उसको, उसका नाम ही नहीं ले रहे, मतलब है ना। फ्लोरीन बेचारा सुरेश रायना हो गया है, CS के खेल रही हार रही है, कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो अमोनोलाइसिस वगैरह आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन नाइट्रो का किया तो अमाइन, साइनाइड का किया तो भी अमाइन। अब साइनाइड तो इज बिकमिंग रिडिकुलसली सिंपल। हमने साइनाइड का, अब साइनाइड में ना देखो यही फर्क है, जब आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो और थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, फर्क ये है। देखो बच्चे हमेशा पूछते हैं ना सर एंट्रेंस में ऐसा क्या अलग है, क्यों टफ होता है, ये क्योंकि कंबाइन करना है लॉजिक को। साइनाइड को जब मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा इसको रिड्यूस करो ऐसे HH, और एक बार इसको तोड़ो, एक बार HH, तो बन गया RCH2NH2, हाँ कि ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो हमने हाल ही में पिछले चैप्टर में भी पढ़ी। एल्डिहाइड्स में मैंने आपको स्टीफन रिएक्शन में बताया कि साइनाइड को 2 बार रिएक्ट करवाओ। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में रिसेंटली बताया कि साइनाइड को 2 बार हाइड्रोलाइज करवाओ, और यहां मैं कह रहा हूं कि साइनाइड को रिड्यूस करो। बात समझो। लेट्स से मैं साइनाइड को रिएजेंट, हाँ तो प्रोडक्ट देख के रिएजेंट जज करो, रट्टा क्यों मारना है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इसको हटाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाओ, फिर इसको भी हटाओ, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाओ, तो ये बन जाएगा RCH2NH2, यानी कि मुझे मिल जाएगा अमाइन। क्या किया मैंने, ट्वाइस रिडक्शन। अच्छा, इसको हटाओ, H2 और O लगाओ, और इसको हटाओ और H और OH लगाओ, तो क्या बन गया, 2 बार हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया, एसिड। और अल्डिहाइड बेचारा गरीब। अच्छा, ये तीनों टर्मिनल ग्रुप है, साइनाइड, अल्डिहाइड और एसिड तीनों टर्मिनल ग्रुप है ना। देखो इनका भाईचारा कितना है, इनके आपस में बनती है, इनके कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगे। तो साइनाइड बोलता है भाई देखो साइनाइड से एसिड भी बना सकते हो, अल्डिहाइड भी बना सकते हो, सिर्फ सीक्वेंस याद रखो। तो पहले रिड्यूस कर लो, फिर हाइड्रोलाइज कर लो, तो अल्डिहाइड बन जाएगा। सिर्फ रिड्यूस, हाँ सिर्फ रिड्यूस करोगे तो अमाइन बनेगा, सिर्फ हाइड्रोलाइज करोगे तो एसिड बनेगा, रिड्यूस करके हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा। याद है ईथर में कोल्ड HI, एक एसिड एक अल्कोहल, सॉरी एक अल्काइल हैलाइड एक अल्कोहल, हॉट HI दोनों हैलाइड, हाइड्रोलिसिस दोनों अल्कोहल। कुछ सिमिलरिटी समझ में आई। ये कोरिलेशन चाहिए एंट्रेंस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मिक्सचर आते हैं ना क्वेश्चंस के। तो यहां पर आता है हमारा RCHO, एकदम इजी यार, यहाँ पे आ जाता है RCOH। अच्छा, जो नहीं भी समझेगा उसको इतना तो देख के समझ जाएगा, क्या बना देखो ना RCHO, देखो क्या बना है, देखो RCOH, देखो क्या बना RCH2NH2, कितना इजी है यार, है ना। ये मैंने रफ में लिख दिया यहाँ पे, बट आई एम प्रीटी श्योर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं अभी फेयर में नहीं लिख रहा, वो समझ जाओगे। तो यहाँ पर फंडा वही है। अच्छा, क्या करना था भाई, सर रिडक्शन करना था। रिडक्शन के लिए क्या लेके आओगे, रट्टा मारोगे, नहीं सर रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चल लेके आएंगे। किसके साथ लाओगे, रैने निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये लो लेके आए, हो गया आंसर, खत्म भी हो गया ना। अच्छा, रैने निकल नहीं लाया तो LiLH4 चलेगा सर, 4 हाइड्रोजन चाहिए थे, 2 बॉन्ड तोड़ने थे, 4 हाइड्रोजन चाहिए थे। नाउ इट सीम्स सो ऑब्वियस, लाइक हाँ यार ये तो सही है, LiLH4 चलेगा, हाँ सर चलेगा, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम पैलेडियम चलेगा, हाँ निकल चलेगा, हाँ
टीन इन HCl चलेगा, हाँ. सोडियम अमेलगम इन अल्कोहल चलेगा, क्यों नहीं? सोडियम अमेलगम क्या है? मेटल. मेटल. अल्कोहल क्या है? एसिड. हाँ, मेटल विद एसिड सब चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. अच्छा, जैसे अमाइंस जैसे साइनाइड के रिडक्शन से बन रहे थे, क्या बोलते हैं, नाइट्रो के रिडक्शन से बन रहे थे, उसी तरह, ठीक उसी तरह अमाइड के रिडक्शन से भी तो बन सकते हैं. कैसे? सेम, द सेम ओल्ड कल्प्रिट, द यूजुअल सस्पेक्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. क्या फंडा है समझते हैं. आप बोलोगे सर ये कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है, अब ये क्या है? दिस इज बिकमिंग रिडिकुलसली इजी. क्या करना है? एक बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, दूसरे बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो. H2O लेके ये भाई साहब निकल गए, क्या बन गया? RCH2NH2. आपने नोटिस किया, यहां पर भी बना प्राइमरी अमाइन, यहां पर भी बनेगा प्राइमरी अमाइन. तो सिर्फ अमोनोलाइसिस में मिक्सचर बन रहा था, बाकी सब जगह तो घूम फिर के क्या बन रहा है? हाँ, तो अब प्रॉब्लम आएगी, सेकेंडरी अमाइन कैसे बनाएंगे सर? क्योंकि एक जगह तो मिक्सचर मिल रहा था, वहां पे भी मेजर प्राइमरी था, 4 रिएक्शन कर चुके, हर जगह आप प्राइमरी घुसा देते हो. अब इसके बाद बच्चे पूछते सर सेकेंडरी बनाओ यार. सेकेंडरी नहीं बन रहा. बनाएंगे. बात समझ में आई? तो अमाइड का रिडक्शन कर दो तो भी सेम फंडा. गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, भयंकर. पब्लिक को लगता है अरे बाप रे क्या ये, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा है कि ये जो कंपाउंड्स यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर ऐसे लगते हैं. ट्रस्ट मी, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. जस्ट यू हैव टू यूज अ लिटिल. हाँ जी. अब इमाइड, पहली बात तो थैलिमाइड ऐसा बड़ा सा नाम देख के बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, देखना है, बहुत इजी चीज है. नेम रिएक्शन है, पहली बात तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही, गोज विदाउट सेइंग. पर अभी रिसेंटली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा थैलिक एसिड, उसके ऊपर मैंने काफी फोकस भी किया था, स्टार मार्क किया मैंने, उसके बारे में बहुत कुछ बताया. अब यहां पर नोट करो, एनसीईआरटी में उन्होंने सीधा थैलिमाइड से चालू किया, तो बच्चों को लगता है अच्छा सर जो स्टार्टिंग में लिखा पहला चीज वो तो रटना ही पड़ेगा ना, पहला चीज कहां से डिराइव कर लेंगे, तो रटना पड़ेगा. नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं, ये भी आप डिराइव कर पाओगे बहुत ही आसानी से. तो इसमें जो रिएक्शन लिखा मैं उसको आपको और एक स्टेप पीछे से लिखवाऊंगा, देखो तो ये इजी हो जाएगा. थैलिक एसिड आपको बनाने आता है. अभी देखा आपने कि सर हाँ हमको थैलिक एसिड बनाने आता है सर. मैंने सिर्फ थैलिक बोला, मैंने ऑर्थो नहीं बोला, बट बाय डिफॉल्ट थैलिक का मतलब ऑर्थो होता है, ये पता है. हाँ. अमोनिया को मैं कितने अजीब तरीके से लिख रहा हूं, देखो अमोनिया को मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये थैलिमाइड आया कहां से बॉस. ये देखो, तो अब ये जो है ये यूज करेंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमको थैलिक एसिड पता है, अमोनिया पता है, तो थैलिमाइड रटने की जरूरत नहीं है, थैलिमाइड आ गया. हाँ, तो यहां पर ये बना थैलिक एसिड के जो ऑर्थो फॉर्म का अमोनिया डेरिवेटिव है ये ऐसा है. अच्छा, ये इमाइड क्यों है? अगर एक बार रिप्लेस हुआ होता तो अमाइड होता, 2 रिप्लेस हुए, इमाइड है. सिंपल. देखो याद है सब्स्टिट्यूटेड अमाइन और इमाइन, है ना, स्किप्स बेस, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन. कितनी सारी चीजें कोरिलेट हो रही है. जितना ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना ऐसा लगेगा कि आधा ऑर्गेनिक तो रिपीट ही है यार. 3-4 चैप्टर है करने, काम खत्म. एक जीओसी ढंग से कर लो, एकेसी कर लो, एपीई कर लो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अपना लाइफ सॉर्टेड है. एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्या ही है यार, मतलब है ठीक है सर. ओजोनोलाइसिस वगैरह वो तो यहाँ पे भी रिपीट होने वाले हुए ही ना,
हमने ओजोनोलाइसिस भी तो किया, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक में 12th के करो 70-80% आपका हो जाता उधर ही, 12th के चैप्टर ढंग से करो। खैर, कमिंग बैक टू दिस, अब यहां पर भी ज्यादा ऐसे इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। NH है, H हमेशा प्लस होता है, बाकी जो बचा वो माइनस है। लॉजिकल बात है। KOH के साथ रिएक्ट करो तो KOH में K प्लस था, H प्लस को K प्लस से रिप्लेस करो। हाँ, तो बाकी पूरा रिपीट है यार, कुछ नहीं है। देखो NK प्लस, तो HOH ये वापस वाटर निकालेगा। देखो, अच्छा आपको अगर उसको ये पूछना है ना तो ये पूछ सकता है वो कि भाई वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने निकले पूरा होने के बाद, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको अगर पूछना चाहूँ तो मैं ऐसा पूछ सकता हूँ बाद में कि ये पूरा रिएक्शन सारे स्टेप खत्म होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल कितने निकले, तो जोड़ते जाना। वो दो तो इंक्लूड ही नहीं किए उन्होंने, टेक्स्ट बुक में तो स्टेप नंबर 1 यहां से चालू हो रहा है, ये तो मैंने बताने के लिए बनाया। उसमें भी मैं आपको घुमाऊंगा। उसमें मैं ऐसा बोलूं तो कि रिएक्शन ऑफ थैलिक एसिड से चालू किया तो ये दोनों गिनने पड़ेंगे, और मैं बोलूं रिएक्शन थैलीमाइड से चालू किया तो ये एक गिनेंगे। समझो? हाँ, तो यहीं पे तो वो घुमाते हैं आपको एमसीक्यूज में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो KOH के साथ रिएक्शन कर दिया, फिर उसका रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? अल्काइल हैलाइड। तो आप बोलोगे ठीक है, अल्काइल हैलाइड तो इजी है भाई, क्योंकि K विल गो विद X, K विल गो विद X, तो R प्लस X माइनस। तो करना कुछ नहीं था, पहले H प्लस को K प्लस से रिप्लेस किया, फिर K प्लस को R प्लस से रिप्लेस किया। हाँ, ऐसे ही तो केमिस्ट्री चलती है, प्लस माइनस जोड़ के अपना। बीइंग गुड एट केमिस्ट्री इज बीइंग गुड एट रिलेशनशिप्स, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अपना काम करते रहो, चलते रहता है। NR प्लस, देखो अच्छा R प्लस हो गया सर, आगे बताओ। अब आगे बड़ा आसान है यार, R प्लस होने के बाद में NaOH के साथ उसको रिएक्ट करने। किसके साथ? NaOH के साथ, NaOH। तो अल्टीमेटली हमको क्या बनाना था? अमाइन बनाना था। ये नोट करके रखना, ये भूल जाते बच्चे, इतनी स्टेप्स करने के बाद में भूल जाते शुरू कहां से किया था, कहां जा रहे थे। तो यहां पे अब मैं बना रहा हूं ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्या बनाना था? अमाइन बनाना था। तो एक थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं कि मुझे चाहिए था RNH2। तो अगर ऐसे में 2 NaOH ले लूं तो मेरा H2 बन जाएगा। इसमें से 2 हाइड्रोजन लेने के लिए एक ही तरीका है ना मेरे पास, कि मेरे को 2 NaOH लेना पड़ेगा। करेक्ट? ये 2 हाइड्रोजन, तो बचा क्या? ONA ONA। बोलो हाँ कि ना? ध्यान देना, बहुत सही बात बता रहा हूं। बचा क्या? ONA ONA। बस एक बार ये आपने समझ लिया ना तो आपका सेट हो गया। तो यहां पे बनाया ONA, यहां पे बनाया ONA, तो क्या बचा? RNH2, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। अगेन घूम फिर के क्या बना? सर प्राइमरी अमाइन। अच्छा, इतना बड़ा बाय प्रोडक्ट और ये चिंटू सा प्रोडक्ट। और देखने पे ना अपने को ऐसा लगता है कि जो बड़ा है ना वो मेन होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा यार, लेकिन असल में ये ऐसा हो गया, कोहली 0 पे आउट हो गया, हाँ, और राहुल तेवातिया खेल गया, ऐसी हालत है। तो यहां पे ये ऐसा है कि RC डबल बॉन्ड ONA, और ये अपने को मालूम है दिस इज अ सॉल्ट। विच एसिड वाज दिस? दिस वाज ओरिजिनली थैलिक एसिड। तो ये क्या रहेगा? ये सोडियम थैलेट रहेगा, पर इससे अपने को मतलब ही नहीं, अपने को लिखना ही नहीं, अपने को काम है RNH2 से, यानी कि ये प्राइमरी अमाइन। ये हमारा प्रोडक्ट है किसमें? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें अब हम मार्क करेंगे, जैसे कि प्राइमरी अमाइन बनता है। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, हाँ लेते हैं भाई, ये रहा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बनता है, हाँ ये रहा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड।
उसको अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करते हैं, हाँ किया। फिर उसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, KOH एक्वस NaOH एक्वस, फिर प्राइमरी अमाइन बन जाता है। हाँ, अब आपको कोई बोले कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का रिएक्शन किया जिसमें आइसोप्रोपाइल, ध्यान से देखना, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का रिएक्शन किया जिसमें आइसोप्रोपाइल हैलाइड यूज किया था, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अब जो गधा बच्चा होगा वो पूरे स्टेप लिखेगा और फाइनली पहुंचेगा कहाँ पे? आइसोप्रोपाइल अमाइन पे। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो बोलेगा यही R ग्रुप तो आने वाला है, बाकी सब तो कचरा है, RNH2 लगा दो, खत्म, बात ही खत्म यार। आइसोप्रोपाइल हैलाइड था सर, आइसोप्रोपाइल अमाइन बन जाएगा, क्योंकि जो R आप लाए थे हैलाइड में वही तो R आएगा। बाकी ये KOH इसका उसका कोई यूज है ही नहीं हमारे लिए, MCQ में कोई यूज नहीं है। हाँ, बोर्ड्स में ही आता है, तो बोर्ड्स में आपको सारे स्टेप जैसे मैंने बताए वैसे लिखने पड़ेंगे। अब मैंने आपको जो सवाल पूछा था उसका आंसर दो, कितने वाटर मॉलिक्यूल गए निकले? तो यहां पर एक निकला था, यहां पर तो एक भी नहीं था, यहां पर एक भी नहीं था, यहां पर एक भी नहीं था, तो टोटल कितने? 1। तो आपको अगर मैं कहूं थैलिमाइड से चालू करने पे 1 वाटर मॉलिक्यूल निकला था, पर थैलिक एसिड से चालू करने पे 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले थे। आई होप ये समझ में आ गया। गुड। जैसा मैंने कहा थियोरेटिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब नाम, अच्छा हॉफमैन भाई जो थे हमारे, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, हॉफमैन का मतलब शादी हुआ था अमाइन से, वो नाइट्रोजन के पीछे पड़ा हुआ था बंदा, उसने सारे रिएक्शन किए नाइट्रोजन के। Hoffman what I'm saying is I mean it literally. I don't even mean it in a joke. नाइट्रोजन NCC, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का हर दूसरा रिएक्शन उसके नाम पे ही है, ठीक है? तो इसको इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, अगेन इफ यू नोटिस यहां पर आपको नाम में इतना हिंट दिया हुआ है कि आपको पूरा का पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड, और किसी चीज को डिग्रेड करना मतलब तोड़ना, क्या उसको बनाना, तोड़ना। किसी चीज को हम डिग्रेड कर रहे हैं भाई, तो उसको तोड़ रहे हैं। अब हम तोड़ कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं मतलब उसके कार्बन के नंबर को कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? ऑब्वियसली कार्बन नंबर को कम करेंगे। तो पहला तो इसमें एक ही पॉइंट याद कर लेना है, डिग्रेडेशन शब्द से कार्बन नंबर रिड्यूसेस बाय 1, सिंपल। स्टेप डाउन, करेक्ट, कार्बन नंबर रिड्यूसेस बाय 1। अच्छा, समझ गए भाई, रिड्यूस हो गया, 1 से रिड्यूस हो गया, ओके। 1 से रिड्यूस हुआ तो डीकार्बोक्सिलेशन तरह का कुछ होगा, तो आप इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं बोल रहे हो, उसको डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हो? हाँ बोलो ना डीकार्बोक्सिलेशन, कौन मना कर रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डीकार्बोक्सिलेशन तब बोलते हैं जब CO2 निकल रहा हो, इसलिए हमने डिग्रेडेशन वर्ड चूज किया है, एक ही बात, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, और बन क्या रहा है? Na2CO3 बन रहा है, तो वो तो उधर भी डीकार्बोक्सिलेशन में भी बन रहा था, हाँ क्यों नहीं? एल्डिहाइड कीटोन्स में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम सॉल्ट किया तो भी Na2CO3, तब CaCO3 बना। और हर जगह अभी थोड़ी देर पहले कोलबीज में किया, हर एक में NO2CO3 तो निकलता ही है, वो तो फालतू है। मुद्दा है इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फोकस किस पे करना है? ब्रोमीन चाहिए, अमाइड चाहिए। तो आप देखोगे कि नाम उसने आपको रेडीमेड दे दिया, ब्रोमामाइड। ब्रोमीन ले, अमाइन ले, डिग्रेडेशन कर, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया ब्रो, सिंपल। तो उसने आपको रेडीमेड पैकेज करके दिया है, अमाइड से चालू करना है। अगेन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको छुपा देता हूं, सपोज मैं इसको छुपा देता हूं और आपको मैं बोलूं अच्छा लिखो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लिखो, जो रट्टा मार के गया उसको प्रॉब्लम होगी। जो लॉजिकल आदमी है वो बोलेगा अच्छा अमाइड है, मुझे पता अमाइड RC डबल बॉन्ड में NH2 होता है, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि इसका ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन करना पड़ेगा। The only thing that I actually have to make an effort to remember कि इसमें NaOH चाहिए, बस, और कुछ नहीं, और लिटरली कुछ नहीं। And here also I'll tell you the beauty of this. I'll tell you the beauty of this reaction. Trust me, you'll appreciate it. You'll be like हाँ यार ये सही तरीका है इसको पढ़ने का। 4 NaOH है मेरे पास,
I'll give you the most beautiful way to remember this reaction. ठीक है? Again, I'm not going to bore you with mechanism and ये inductive and resonance and all that nonsense. 4 NaOH थे, 4 NaOH थे. NaOH को 4 बार लिख के देखो. NaOH, 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 NaOH. अपने दिमाग में ये ऐसा कैलकुलेशन करना है. सर मुझे पता है कि ब्रोमीन 2 है तो 2 Na तो वो खा जाएगा क्योंकि NaBr तो बनना तय है सर. हाँ ठीक है, तो NaBr लिख दे बेटा. ओके. अच्छा सर ये बचा OH, OH, NaOH, NaOH. तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सर Na2CO3 तो बनेगा. तो Na2CO3 में 2 Na गया, एक C गया, एक O गया और 2 O गया सर. देखो मैं कितना सीधा मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं कि हाँ सर Na2CO3 में ये गया. तो माय सोडियम आर टेकन केयर ऑफ, all the sodium atoms are taken care of, bromine is taken care of. क्या बचा? RNH2 बचा, यहां पे R बचा, NH2 बचा और यहां पर क्या बचा? यहां पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन. आंसर आ गया. देख कितने बाय प्रोडक्ट लिखने, सारे के सारे आ गए, एक भी मिस नहीं हुआ. चेक करो. कंपेयर. सी समझा? विद बैलेंसिंग. मैंने 2 NaBr बोला था तो 2 NaBr विद बैलेंसिंग क्या बना फिर से? प्राइमरी अमाइन बना सर. सेकेंडरी टर्शरी का तो मौका ही नहीं आ रहा है. बात समझ आ रही है? ठीक है. नाउ अगेन इफ यू डोंट लुक एट इट विद दिस लॉजिक कि अच्छा कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, कैसे बना, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. देन यू हैव टू एक्चुअली लिटरली लर्न द रिएक्शन. देयर इज अनदर शॉर्टर वे टू लर्न दिस ऑब्वियसली. इसको और एक ट्रिक है और एक आसान तरीका है इसको समझने का. ये एग्जाम्पल के हिसाब से बता देता हूं कि कोई आपको पूछे कि आइसोब्यूटाइल ये अमाइड ग्रुप था, है ना? ये 1 2 3 4 5 कार्बन का एसिड का डेरिवेटिव था. ध्यान देना, 5 कार्बन के एसिड का डेरिवेटिव था, करेक्ट? पर ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है. फॉर एग्जांपल ये आर ग्रुप कौन सा है? क्या आइसोब्यूटाइल ग्रुप. इसका मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करूंगा तो क्या मुझे पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है? मुझे रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. मैं चुपचाप CH3 CH2 और NH2 लिख दूंगा. मैं बीच में से ये C डबल बॉन्डों को गायब कर दूंगा. अब वो कहाँ गया, उसका Na2CO3 बना, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे प्रोडक्ट से मतलब है. ये आंसर है, खत्म. एग्जैक्टली. अपने को पता है कार्बन नंबर इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड बाय 1. बस. और अगर आपको लॉजिक चाहिए तो मैंने यहां पे ऊपर काफी डिटेल में लॉजिक भी उसका समझा दिया है, जिससे आपको बाय प्रोडक्ट्स याद रहेंगे. क्योंकि प्रोडक्ट याद रह सकता है, बाय प्रोडक्ट याद करने के लिए जब तक ये लॉजिक नहीं लगाओगे तो थोड़ा गड़बड़ होता है. करेक्ट. सेकेंड मेथड, दिस इज फॉर एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज फॉर थियरी बोर्ड्स. सिंपल. चलो यहां पे अभी MOPs खत्म हुआ.